वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2018 का प्रश्न पत्र का हल। ठीक, मतलब 2018 में जो पेपर हुआ था राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का, राजनीतिक सिद्धांत का, बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा का, तो उसका हल देखेंगे हम। तो बीए फर्स्ट ईयर की सीरीज चल रही है। ठीक, और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जिनमें इनको मैं कवर करूंगा। ये 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको आप लोग बहुत जो है एकदम से ध्यान से सुनिएगा सारा लेक्चर। और इसमें मैं विस्तार से किसी भी प्रश्न की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ये इस बात पर अगर ये जान करके देखना चाहते हैं वीडियो तो अभी स्किप कर सकते हैं, मैं स्पीड से चलूंगा। ठीक है, आप लोगों को बस परीक्षा के लिए मैं तैयार करवाना चाहता हूँ। आप लोग इधर उधर से पढ़िए सारी चीजें, और उसके बाद में आकर के यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से आप एवरेज कर रहे हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के बस आपको ये 100 प्रश्न, ये उसके बाद में इसके अगले साल वाला 100 प्रश्न, और फिर उसके बाद में 2020 का, इन सभी को पढ़ लेंगे। उसके बाद में 2021 का आपका बड़े आराम से 60% से ऊपर नंबर आ जाएगा। तो आराम से आप पढ़िए। हालांकि चैप्टर वाइज वीडियो में भी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको जल्दी। ठीक, तो आप लोगों को बस यही तो इम्पोर्टेंट था। हो सकता है अगर ना हो पाए तो इसलिए हम सोचे कि इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दें ताकि आपका पेपर निकल जाए आसानी से। 2018 का प्रश्न ये है, और प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होता है राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक, दूसरे पेपर का नाम होता है नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर और उससे संबंधित आंदोलन जो हुए थे स्वतंत्रता दिलाने के लिए। उसके बाद में भारतीय संविधान। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। अब बात कर लेते हैं हम इसमें प्रश्न कैसे पूछे गए थे। देखिए, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं करने के लिए। प्रथम प्रश्न मतलब प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होता है समान होता है। ठीक, अगर ये पहले प्रश्न का नंबर 1 है तो हर दूसरे का भी 1 ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से हर एक प्रश्न का नंबर सेम होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न, और बड़े ही स्पीड चलेंगे तो आराम से बिल्कुल एकदम से तैयार हो जाइए। चलिए, महासंग्राम के लिए हम लोग तैयार होते हैं, अंतिम चरण में युद्ध हम और आप करते हैं। चले, पहला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का संस्थापक कौन है। तो बसपा का संस्थापक कौन है? काशीराम है, काशीराम जी हैं। ठीक है, और बहुत लोग बहन कुमारी मायावती जी को लगा देते हैं, तो बहन कुमारी मायावती नहीं है कौन बसपा के संस्थापक? तो काशीराम है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री बनी थी यूपी से मायावती जी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। एक दलीय प्रणाली प्रणाली पाई जाती है, कहाँ में पाई जाती है? चाइना में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? चाइना में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, देखते हैं अमेरिका ब्रिटेन वगैरह में चुनाव सुने होंगे, लेकिन चाइना में चुनाव जल्दी अभी नहीं सुने होंगे आप लोग। एक दलीय पार्टी है वहां पे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहारवाद की सीमाओं का विवेचन किसने किया है? व्यवहारवाद की सीमाओं का विवेचन किया है किसने? रॉबर्ट एल डहल ने। किसने किया? रॉबर्ट ए डहल महोदय ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक व्यवहारवादी नहीं है? तो कौन एक व्यवहारवादी विचारक के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो गार्नर नहीं आते हैं, जबकि आते कौन है? डेविड ईस्टन, लास बेल और सीई मैरियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु कौन सी एक निगमनात्मक पद्धति है? तो दार्शनिक पद्धति जो होती है इसको हम निगमनात्मक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किसी भी जो है विषय वस्तु को पढ़ते समय हम कुछ पद्धतियों का, मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको अध्ययन करना है तो उससे संबंधित कुछ पद्धतियां हमको पढ़नी पड़ती हैं, तो उन पद्धतियों का प्रयोग से हम उसका गहन रूप से अध्ययन करते हैं। तो उसी में निगमनात्मक पद्धति, आगमन पद्धति, इन सभी पद्धतियों का हम जो है चर्चा करते हैं। ठीक, समाजशास्त्र में ऐसी थी, इस पर वीडियो हमने बना रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इतिहास भूतकाल की राजनीति है। इतिहास भूतकाल की राजनीति है, और राजनीति जो होता है वो वर्तमान का इतिहास होता है। यानी इतिहास जो होता है वो जो पिछले काल में राजनीतियां होती हैं वो होता है। इतिहास भूतकाल की राजनीति है, लेकिन जो राजनीति होता है वो वर्तमान का इतिहास होता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था फ्री मैन ने, क्योंकि ये फ्री मैन थे इसलिए सारी बातें कह दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेक तथा प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन है गार्नर महोदय का। किसका है? गार्नर का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान को को विज्ञान मानता है? तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले में सर फ्रेडरिक पोलक महोदय, सर फ्रेडरिक पोलक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जबकि बकल, काम्टे, मैटलैंड ये सब सामाजिक विज्ञान मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय कौन है? तो जो है राज्य, केवल राज्य सरकार नहीं, तो राज्य और सरकार दोनों, राज्य और सरकार दोनों। जब ऊपर सभी लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा ऑप्शन इसका। ठीक, बहुत बच्चे इसको लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन इसका सी ही लगाना है, जैसे ए और सी, ए और बी दोनों, यानी राज्य का भी अध्ययन करते हैं हम और सरकार का अध्ययन। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गेटल महोदय वाला यानी ऑप्शन आ यही गलत सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है। सीले की पुस्तक का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस। लास्की की पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। और लॉर्ड महोदय की पुस्तक का नाम है दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किस एक ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी मानी है? 5040 मानी है। ठीक है, तो प्लेटो महोदय ने एक आदर्श राज्य की व्याख्या देते हुए कहा, मतलब परिभाषा देते हुए बताया कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या, एक आइडियल स्टेट की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो उसकी पॉपुलेशन 5040 होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, यह कथन किसका है? कथन है एच जे लास्की का। किसका है? एच जे लास्की महोदय का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो क्या होगा? राज लुटेरों की टोली बन जाती है। राज लुटेरों की टोली बन जाती है अगर वहां पे व्यवस्था, अगर किसी देश की जो सुप्रीम कोर्ट या जो न्याय व्यवस्था होती है वो स्वतंत्र ना हो या फिर किसी के अधीन हो तो क्या हो जाएगा? राज लुटेरों की टोली बन जाएगा। सब नेता मंत्री श्वेत वसन अपराध करना प्रारंभ कर देंगे, सफेद पोश अपराध जिसको कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, या कथन किसका है? या कथन है लास्की महोदय का। अगला प्रश्न देखते हैं। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? राल्स महोदय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? विचार व्यक्त किया लॉर्ड ब्राइस ने। किसने? लॉर्ड ब्राइस ने। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है नीति शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में केवल मात्रा का अंतर होता है। नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में केवल मात्रा का अंतर, यानी यहाँ से नीति शास्त्र, यहाँ पे राज हटा दें। देखिए ये नीति शास्त्र यहाँ पे बन गया, ये नीति शास्त्र तो है ये है। तो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुण का नहीं। नीति शास्त्र का ही विस्तृत रूप राजनीति शास्त्र होता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहने वाले विद्वान है आइबर ब्राउन। कौन कह रहे हैं? आइबर ब्राउन। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सैद्धांतिक राजनीति का अंश है? तो निम्नलिखित में से कौन सैद्धांतिक राजनीति का अंश है? राज्य का सिद्धांत जो है वो सैद्धांतिक राजनीति का अंश है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिलोबी के अनुसार राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? बिलोबी के अनुसार राज्य के आवश्यक तत्व जो होते हैं वो शासन तंत्र होता है, जनसंख्या होती है, संविधान होता है। देखिए देखिए यहाँ पे प्रश्न, जनसंख्या, शासन तंत्र, संविधान, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का उद्देश्य क्या होता है? राज्य का उद्देश्य होता है व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन सी, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है व्यक्तिवाद के अनुसार। राज्य जो होता है अनावश्यक बुराई होती है अराजकतावाद के अनुसार। राज्य केवल एक साधन मात्र, ये एक मानता है समाजवाद। जबकि आदर्शवादी विचारधारक या विचारक मानते हैं कि राज्य एक साध्य होता है, साधन नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अभिप्राय, मतलब स्वतंत्रता का मतलब जो होता है उन सामाजिक परिस्थितियों से यानी उन सोशल सिचुएशन से होता है कि किस के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो। तो सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो उनसे होता है, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक होता है। स्वतंत्रता की उपरोक्त परिभाषा किसने दी? स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए लास्की महोदय ने कहा था कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो। ठीक, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक होती हैं उन पर प्रतिबंध ना हो। ठीक, ऐसा किसने कहा? लास्की ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। कल्याणकारी राज्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो वक्तव्य कौन सा सही है? जो कल्याणकारी राज्य होता है एक समष्टिवादी राज्य होता है। कैसा राज्य होता है? समष्टिवादी। समष्टिवादी मतलब विस्तारवादी नीति, मतलब सबको साथ में लेकर के चलता है, किसी एक दो पहलुओं को साथ में नहीं। मतलब अगर कोई नियम सरकार बनाए तो पूरे राज्य के लिए हो। वेलफेयर मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। तो एक वेलफेयर स्टेट की यही पॉलिसी होती है कि वो सभी को साथ में लेकर के एक राष्ट्र, एक मतलब जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यही होता है कल्याणकारी राज्य। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एक मत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं। यह विचार किसने व्यक्त किया? यह विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति हैं बर्क।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है आर्थर बेंटले। 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले। अगला प्रश्न देखते हैं, एकत्ववादी संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? हॉब्स महोदय, हॉब्स एकत्ववादी संप्रभुता के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखते हैं, ला शब्द की उत्पत्ति लैग शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो लैग जो है ये ट्यूटेनिक भाषा का शब्द है। किसका है? ट्यूटेनिक भाषा का शब्द है, जिससे ला शब्द बना है। ला मतलब क्या होता है? नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कानून के प्रसंग में ऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य समर्थक कौन रहे हैं? तो कानून के प्रसंग में ऐतिहासिक विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक है सर हेनरी मैन है। कौन है? सर हेनरी मैन है। ठीक है, कौन है भैया? सर हेनरी मैन है। यह ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देखते हैं, वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर होता है? तो किसने कहा ये बात? वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर होता है। यानी जो कानूनी संप्रभुता, संप्रभुता मतलब होता है सॉवरेन, सॉवरेन मतलब जो आंतरिक एवं बाहरी रूप से क्या हो, अपने पर ही निर्भर हो, किसी का दबाव नहीं होता। तो संप्रभु ऐसा कोई कानून जिस पर जो है कोई दबाव ना हो, ऐसी राजनीतिक पार्टी जिस पर किसी का दबाव ना हो बाहरी से। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये बात बताई किसने? लाकन महोदय ने बताई। जबकि एक ही दूसरे के दोनों, एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले विद्वान है अरस्तु यानी अरिस्टोटल। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? कार्ल मार्क्स महोदय ने ये किया था कि राज्यहीन वर्गहीन समाज का जो है इन्होंने क्या देखा था? कल्पना की थी। ठीक। अगला देखते हैं, गांधी ने भी एक राज्य की कल्पना की थी जिसमें कोई सरकार ना हो, कोई पुलिस ना हो, ये सारी चीजें। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या होता है? राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, सरकार और राज्य दोनों के अध्ययन के रूप में, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। ठीक। तो राज्य के भी अध्ययन के रूप में, सरकार के भी अध्ययन के रूप में होता है, दोनों के समन्वयात्मक अध्ययन के रूप में भी हम जो है इसकी परिभाषा देते हैं किसकी? राजनीति विज्ञान की। इस पर हमने लगभग 36 मिनट की वीडियो बना रखी है यूट्यूब चैनल पे, तो उसको जाकर के देख लेंगे तो विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। राजनीति विज्ञान की परिभाषा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी एक प्रत्याशी को एक से अधिक बार मत दे सकता है। तो किसी एक प्रत्याशी को क्या करे? किसी एक प्रत्याशी को एक से अधिक बार मत दे सकता है, तो ऐसी मतदान व्यवस्था को हम संचयी मत व्यवस्था कहते हैं। मतदान, ठीक है, तो संचयी मत व्यवस्था या संचयी मतदान की व्यवस्था कहते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? सेबाइन महोदय। कौन है? सेबाइन महोदय। अगला है कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अंग होता है, और कैसा अंग होता है? जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता हो। तो राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अंग होता है, और कैसा अंग? वैसा अंग होता है जिसमें क्या होता है? राज्य के आधार तथा राज्य के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन कहा था किसने? पॉल जेनेट ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये सारे कथनों को भी आप याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स, ग्राहम वालास महोदय ने पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट 2021। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक पिता कौन है? व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक पिता डेविड ईस्टन बहुत ही महत्वपूर्ण ये है पॉलिटिकल शास्त्री, मतलब जो है राजनीति शास्त्री है डेविड ईस्टन। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स ई मेरियम ने लिखी। किसने लिखी? चार्ल्स ई मेरियम ने। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया? किसने किया भैया? लॉर्ड ब्राइस महोदय ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो पसंद आ रही मित्रों तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? अरस्तु महोदय ने, अरिस्टोटल ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, आप फटाफट चलते रहिए स्पीड से। 180। अंतिम चरण में युद्ध हम और आप करते हैं, महासंग्राम। अगला देखते हैं, जस्टिस शब्द जस से लिया गया है। जस किस भाषा का शब्द है? जस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, किसका कथन है ये कथन है सीले महोदय का। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, फांसीवाद की शुरुआत किस देश में हुई? तो फांसीवाद की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई? तो इटली में हुई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित एक विधा होता है, यह कथन किसने कहा? सीले महोदय ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है गिलक्राइस्ट महोदय का।
अगला प्रश्न देखिए फटाफट, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक कैसा शब्द होता है, तो एक यूनानी शब्द है, कौन? पोलिस। पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब पॉलिटिक्स होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इन सभी बातों पर अगर आपको गहन अध्ययन करना है तो हमारे चैनल पे आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, इस पर वीडियो बनाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जब राजनीति में क्या, जब राजनीति में विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह कथन कहा था मेटलैंड महोदय ने। इन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद व्यक्त होता है या खेद होता है, मैटलैंड महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है, यह कथन कहा था गिलक्राइस्ट ने। इस पर विस्तार से चर्चा की हमने। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसने कहा कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यवस्थित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। किसी निश्चित भूप्रदेश में या किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को ही क्या कहते हैं, राज्य कहा जाता है। यह कथन किसका है? ब्लंट सली का। जबकि राज्य के लिए जो मतलब चीजें होती हैं व्यवस्थित रूप से, वो निम्न 3-4 चीजें होती हैं, जिससे राज्य के लिए एक जमीन होनी चाहिए, मतलब निश्चित भूभाग होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा नंबर पे एक कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद में और क्या होना चाहिए? राज्य के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, उस पर सरकार किसी की होनी चाहिए, यानी सरकार होना चाहिए। उसके बाद में न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये सब पहलू होते हैं किसी राज्य को बनाने के लिए, राज्य की परिभाषा देने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? डेविड ईस्टन ने की है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं, आते हैं डेविड ईस्टन। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न, इनमें से किसने कहा राजनीति समाज में मूल्यों का मतलब क्या है, आधिकारिक आवंटन है? किसने कहा? डेविड ईस्टन। अब भैया देखिए, डेविड ईस्टन एक प्रश्न और इससे पहले डेविड ईस्टन का हमने चर्चा किया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है डेविड ईस्कन लास्की महोदय, ये दोनों डेविड ईस्कन और लास्की। ठीक, ध्यान रखेंगे। अरस्तु, इन सबको एकदम से रट लेना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। तो शक्ति भ्रष्ट करती है, लेकिन जब असीमित शक्ति हो जाती किसी के पास तो असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है भैया लास्की महोदय का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नकारात्मक उदारवाद के विचारक कौन है? नकारात्मक उदारवाद के विचारक हैं हार्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यता एक संश्लेषण है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, यानी समाजवाद और साम्यवाद का। तो समाजवाद और साम्यवाद का एक संश्लेषण है क्या? लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, रूसों की सामान्य इच्छा क्या थी? रूसों की सामान्य इच्छा होती कि सबकी इच्छा, रूसों की जो इच्छा थी वो सभी की इच्छा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उदारवाद का मूल तत्व है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखिए, यह किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहत स्वरूप होता है? किसने कहा? अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरिस्टोटल ने। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राहम वालास। ठीक है, ग्राहम वालास है इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका मित्रों, अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, न्याय शक्तिशाली का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है, या किसने कहा? थ्रेसीमेक्स महोदय ने। किसने कहा? थ्रेसीमेक्स महोदय ने। अगला प्रश्न है, संप्रभुता नागरिकों का प्रजागणों पर क्या होती? संप्रभुता जो होती है नागरिकों को तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। संप्रभुता की परिभाषा यह किसने दी है? तो ये बोंदा महोदय ने दी है। ठीक है, बोंदा महोदय ने। संप्रभुता वो होती है जैसे कि अगर बाहरी और आंतरिक रूप से वो व्यक्ति स्वतंत्र हो या फिर वो राज्य स्वतंत्र हो। जैसे भारत जो है एक संप्रभु देश है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए इस प्रकार का न्याय या फिर जो संविधान में लिखा शुरुआत में, तो हम कैसे देश हैं? हम एक संप्रभु हैं। ठीक है, कैसे हैं? हम संप्रभु राज्य हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो रूसो महोदय ने लोकप्रिय संप्रभुता के दर्शन को सबसे पहले क्या किया? प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि रूसो का संप्रभु यानी शासक हाब्स का लोबियाथन जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो रूसो का संप्रभु शासक हाब्स का लेबियाथन और जिसका सिर कटा हुआ था है, यह कथन किसका है? वाहन का यह कथन है। और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित
रूसो, लॉक और हॉब्स। तो रूसो, हॉब्स और लॉक इन्होंने सिद्धांत दिया था किसके किससे संबंधित, तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित। वहीं से एक कथन दिया था किसने, वाहन ने कथन कहा इन सभी के ऊपर व्यंग्य करते हुए। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। अगला अपन देखते हैं, राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादन किया था किसने किया था, जॉन लॉक ने। राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया, तो जॉन लॉक ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्लेटो महोदय ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया, तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया, नैतिक पहलू पर बल दिया। किस पहलू पर, नैतिक पहलू पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं होता अपितु अराजकता का शासन होता है, यह कथन किसका है, तो डायसी महोदय का है कि अगर किसी देश में क्या नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, तो वह देश क्या होगा, अराजकता का साधन होगा, मतलब अराजकता का शासन होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश अध्यक्षात्मक तथा संसदात्मक मिश्रित प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है, तो फ्रांस जो है वहां पे अध्यक्ष भी होते हैं और संसदात्मक मतलब संसदात्मक व्यवस्था भी है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी है, तो दोनों का मिश्रण है फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन एक संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता जो है वो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो संसद के लोकप्रिय सदन यानी निम्न सदन पर, यानी संसद का सदन कौन होता है, लोकसभा। तो लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन क्यों कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि ये हर 5 साल पर क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। इसको लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जनता के द्वारा चुना गया होता है, जो आप प्रत्याशी चुनते हैं जिसका नाम होता है सांसद। जैसे आपके क्षेत्र से सांसद खड़े होते हैं, तो उन सांसद को जब आप वोट देते हैं तो वो लोकसभा में जाकर के बैठते हैं और कानून बनाने में मदद करते हैं। ठीक, तो एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है संसद के लोकप्रिय सदन पर या निम्न सदन पर या लोकसभा पर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा जो होती है उसका विघटन हर 5 साल पे होता है, जबकि राज्यसभा जो होती है उसको उच्च सदन कहते हैं क्योंकि उसका विघटन नहीं होता है। उसमें 6 साल पर हर 2/3 मतलब 2/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हर 2 साल पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकमत का अभिकरण नहीं है, तो कौन नहीं है, न्यायपालिका जो है लोकमत का अभिकरण नहीं है, जबकि राजनीतिक दल, टेलीविजन, रेडियो, प्रेस ये सब लोकमत के अभिकरण है। मतलब लोकमत जब तक इनको नहीं मिलेगा तब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन न्यायपालिका को किसी लोकमत की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जुड़ा है थॉमस हेयर का नाम, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो ट्रीट सके जो है ये आदर्शवादी विचारक नहीं है, जबकि हीगल, कांट, ग्रीन ये कैसे विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या दिया है, कि निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, किसने किया, सीले महोदय ने किया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है, तो GH सेबाइन जो है ये मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय क्या मानते हैं, एक विचारधारा मानते हैं कि इनकी एक विचारधारा है, सिद्धांत नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किस क्रांति का नारा था, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व ये नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। किस क्रांति का नारा था, तो ये नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। किसका नारा था मित्रों, ये फ्रांसीसी क्रांति का क्या था, एक नारा था, कौन, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसने कहा है, बिलोबी ने कहा। किसने कहा, बिलोबी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। ध्यान रखेंगे, मैकियावेली और गांधी इन दोनों को मिला करके मतलब इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन से यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आईएएस के परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है, तो अधिकार जो होता है वह मांग होता है जिसे समाज स्वीकार करता हो, मतलब समाज जो है मान्यता प्राप्त करवाता है और राज्य उसे लागू करवाता है। यह कथन किसका है या किस विचारक का है, तो बोसांके का है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है, यह कथन है मैकाइवर का। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही शासन करती है। फाइनर महोदय, ये क्वेश्चन किसके कहते हैं? संसदीय जो शासन प्रणाली होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसमें जो मंत्रिय मंडल होता है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में क्या करते हैं लोग? नौकरशाही शासन करती है। ठीक, ये कथन किसने कहा? फाइनर महोदय ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, आलोचना करते हुए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक प्रबल पोषक कौन था? तो कौन था? हाब्स थे। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक प्रबल पोषक थे, मतलब इन्होंने निरंकुश राज्य की क्या थी? कल्पना की थी। ठीक, हाब्स महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रतिपादित किया? किसने किया है? हाब्स महोदय ने क्या किया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रतिपादित की है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने, फटाफट देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने